गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9। आपका पेपर आज होगा C9, जो कि आपका पेपर का नाम होगा अधिगम के लिए आकलन। ये आपका हो जाएगा B.Ed सेकेंड ईयर के लिए। B.Ed सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा। और ये हमारा लेक्चर जो होगा, लेक्चर संख्या हमारा हो जाएगा आपका 11। जो आज हमारा प्रकरण होगा यानी जो टॉपिक होगा आज का जो हमारा टॉपिक होगा विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम सभी ये जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले कक्षा में यानी कि पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था विश्वसनीयता क्या होती है, विश्वसनीयता का अर्थ, परिभाषा। आज हम लोग देखेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो जहाँ तक हम जानते हैं विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले दो ही कारक होते हैं। इसके कितने कारक होते हैं? दो कारक होते हैं। नंबर 1 आता है आंतरिक कारक और नंबर 2 आता है बाह्य कारक। यानी कि ये जो दो कारक है ये विश्वसनीयता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बताया इसके दो कारक है। किसके? विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले, एक आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक। तो चलिए अब देखते हैं आंतरिक कारक क्या है। कहता है आंतरिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला कहता है परीक्षण की लंबाई। तो देखिए परीक्षण की लंबाई क्या होता है? यह आंतरिक कारक है जिसका प्रभाव परीक्षण की विश्वसनीयता पर पड़ता है। किसका प्रभाव? आंतरिक कारक का प्रभाव किस पर पड़ता है? आंतरिक कारक का प्रभाव परीक्षण की विश्वसनीयता पर पड़ता है। ठीक है, यह एक आंतरिक कारक इसलिए है क्योंकि इसका संबंध उसी परीक्षण से होता है जिसकी विश्वसनीयता निर्धारित करना हमारा उद्देश्य है। यानी कि जिस परीक्षण की विश्वसनीयता को निर्धारित करना हमारा उद्देश्य होता है, यह उसी परीक्षण से क्या करता है? अपना संबंध रखता है। तो आंतरिक कारक के अंतर्गत पहला हम लोगों ने देखा परीक्षण की लंबाई के बारे में। अब आगे क्या कहता है? देखिए परीक्षण की लंबाई से तात्पर्य है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। कहता है कि परीक्षण की लंबाई से तात्पर्य परीक्षण में सम्मिलित एकांशों की संख्या से है। यानी कि परीक्षा में कितनी मात्रा में संख्याओं का प्रयोग हुआ है, सम्मिलित कितने संख्याओं को प्रयोग किया गया परीक्षा में, क्वेश्चन के अंतर्गत। परीक्षण में यदि एकांशों की संख्या अधिक होती है, अगर परीक्षा में एकांश की संख्या अगर अधिक होती है तो परीक्षण की लंबाई अधिक होगी। यानी कि अगर एकांश बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है परीक्षण की लंबाई भी बढ़ जाएगी। और एकांशों की संख्या कम होने पर परीक्षण की लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया परीक्षण में अगर एकांश की संख्या अधिक होती है तो जाहिर सी बात है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अगर एकांशों का प्रयोग कम हो रहा है तो परीक्षण की लंबाई भी क्या हो जाती है? कम होती है। आगे क्या कहता है? जब किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाना होता है, यानी कि कोई भी परीक्षा की विश्वसनीयता को बढ़ाना होता है, तब एकांशों की संख्या को क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। तो ये हो जाता है परीक्षण लंबाई। दूसरा क्या कहता है आंतरिक कारक के अंतर्गत? इसके अंतर्गत दूसरा क्या आता है? एकांशों को समरूपता। देखिए एकांशों को समरूपता। तो एकांशों की समरूपता क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं। कहता है परीक्षण एकांशों के समरूप होने पर, यानी कि एक समान होने पर परीक्षण की विश्वसनीयता क्या होती है? बढ़ती है। अगर परीक्षा सबों के लिए इक्वल हो
एक स्थिति में लिया जाए तो क्या होता है, परीक्षण विश्वसनीय होती है। तो वही कहता है कि परीक्षण एकांशों के समरूप होने पर परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ती है और एकांशों की असमरूप होने पर विश्वसनीयता क्या होती है, घटती है। अगर देखिए, अगर एक समान नहीं होता है तो घटेगा। अगर इक्वलिटी चल रहा है सबों के साथ बराबर बिना किसी भेदीकरण का, तो क्या होगा, आपका विश्वास नहीं रहेगा। अगर भेद के साथ चल रहा है तो क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय होगा। अर्थात इससे तात्पर्य वैसे एकांशों से जो एक ही प्रकार के गुणों से संबंधित होते हैं। क्या कहता है, एकांशों के समरूपता के अंतर्गत। वही आपको कहता है कि परीक्षण एकांशों के समरूप होने पर परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ती है और एकांशों की असमरूप होने पर विश्वसनीयता क्या होती है, घटती है। अर्थात इससे तात्पर्य वैसे एकांशों से है जो एक ही प्रकार के गुणों से क्या होते हैं, संबंधित होता है। ये हो गया दूसरा। थर्ड में हम लोग चलते हैं एकांशों की विभेदी शक्ति। क्या कहता है विभेदी शक्ति, देखते हैं। कहता है परीक्षण की विश्वसनीयता पर एकांशों की विभेदी शक्ति का प्रभाव पड़ता है। यानी कि देखिए, किसी भी परीक्षा की विश्वसनीयता पर किसका प्रभाव पड़ता है, विभेद शक्ति का प्रभाव पड़ता है। विभेद शक्ति वाले एकांश अधिक होते हैं तो परीक्षण अधिक विश्वसनीय होता है। अगर विभेद शक्ति वाले परीक्षण अगर अधिक हो रहा है तो क्या होगा, परीक्षण भी विश्वसनीय होगा। और जब एकांश कम होते हैं तो विश्वसनीयता क्या हो जाती है, कम होते हैं। तो ये आपका था एकांशों की विभेद शक्ति के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एकांशों की कठिनता स्तर। क्या है एकांशों की कठिनता स्तर, कहता है इसका प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण की विश्वसनीयता पर पड़ता है। यानी कि कहता है कि आंतरिक कारक के अंतर्गत ये भी आते हैं एकांशों का कठिनता स्तर। यानी कि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण की विश्वसनीयता पर पड़ता है। कब पड़ता है, जब परीक्षण के एकांश अधिक सरल या अधिक कठिन होते हैं। यानी कि मैंने क्या बताया, अगर परीक्षा अगर बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है तो भी बच्चे इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, कम ही समय में बना लेते हैं। और अगर परीक्षा अगर अधिक कठिन होती है तो क्या हो जाता है, बच्चों को बनाने में समय लगता है। हो सकता है कि बहुत ऐसे बच्चे उसको क्या करते हैं, नहीं बना पाते, नहीं कुछ उसको क्या नहीं कर पाते, चूज नहीं कर पाते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता है। तो वही कहता है कि इसका प्रभाव कब पड़ता है, जब परीक्षण के एकांश अधिक सरल हो या अधिक कठिन होते हैं तो परीक्षण की विश्वसनीयता क्या होती है, घट जाती है उस स्थिति में। क्योंकि अगर पूरे बच्चे बना लेते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, अगर सरल रहती है पूरे बच्चे बनाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, शिक्षक यही देखता है कि कैसे सबों को एक समान मार्क्स मिल गया, हायर मार्क्स जाती है। अगर मान लीजिए कि बच्चे नहीं बना पाते तो एक ही बार क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो उसमें विश्वसनीयता क्या होती है, घट जाती है। एकांशों के मध्य कठिनाई स्तर होने पर परीक्षण की विश्वसनीयता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर मध्य स्तर पर चलता है तो परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। नेक्स्ट कहता है अंकन विधि का स्वरूप। तो क्या कहता है अंकन विधि का स्वरूप में, अंकन के स्वरूप का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। किस पर, परीक्षण पर। इस पर पड़ता है आपका अंकन का, इस पर तो परीक्षण पर पड़ता है। ठीक है, कब पड़ता है, वस्तुनिष्ठ अंकन होने पर परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। यानी कि जब वस्तुनिष्ठ अंकन हो रहा है तो उसमें विश्वसनीयता क्या होती है, बढ़ जाती है। और व्यक्तिनिष्ठ मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव होने पर विश्वसनीयता क्या हो जाती है, घट जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने अभी तक देखा विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत हम लोगों ने दो कारक को देखा। तो दो कारक के अंतर्गत हम लोगों ने पहला देखा आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया, परीक्षण की लंबाई। दूसरा कहता है एकांशों की समरूपता। तीसरा आपका देता है एकांशों की विभेद शक्ति। चौथा आपका था एकांशों का कठिनता स्तर। पांचवा आपका था अंकन विधि का स्वरूप। अब हम लोग देखेंगे विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक का दूसरा स्वरूप क्या है, बाह्य कारक। पहले हम लोगों ने क्या देखा, आंतरिक कारक। अब हम लोग देखते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारक मतलब क्या हो गया, बाहरी कारक क्या क्या है। तो विश्वसनीयता के आंकलन की विधि, यानी कि बाह्य कारक के अंतर्गत आपका पहला आता है विश्वसनीयता के आंकलन की विधि।
क्या कहता है, परीक्षण विश्वसनीयता पर उसी विधि का प्रभाव पड़ता है, यानी कि परीक्षण की विश्वसनीयता पर उसी विधि का प्रभाव पड़ता है जब परीक्षण के स्वरूप के अनुकूल विधि के द्वारा, यानी कि परीक्षण के स्वरूप के अनुकूल विधि के द्वारा विश्वसनीयता निर्धारित की जाती है, तब विश्वसनीयता का आंकलन सही तरीकों से हो सकता है। अर्थात ऐसी परिस्थिति में परीक्षण की विश्वसनीयता क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि देखिए, बाह्य कारक के अंतर्गत पाला कहता है विश्वसनीयता के आंकलन विधि। आंकलन विधि कब होगा, जब पूर्ण रूप से आंकलन अगर सही होता है तब क्या हो जाता है, जब आंकलन का पूर्ण रूप से सही होगा तो क्या होगा, परीक्षण की जो विश्वसनीयता होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहला ये हो गया बाह्य कारक के अंतर्गत। दूसरा कहता है प्रतिदर्शक का योग्यता प्रसार। कहता है प्रतिदर्शक में योग्यता प्रसार अधिक होता है, यानी कि प्रतिदर्श में योग्यता का प्रसार जब अधिक होता है तब परीक्षण की विश्वसनीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहता है जब प्रतिदर्श में योग्यता प्रसार अधिक होता है तब परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, और जब प्रतिदर्श में योग्यता का प्रसार कम होता है तब क्या हो जाता है, परीक्षण की विश्वसनीयता क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर योग्यता बढ़ता है तो जाहिर सी बात है विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, अगर योग्यता घटता है तो जाहिर सी बात है विश्वसनीयता क्या हो जाएगी, घट जाती है। नेक्स्ट आपका कहता है परीक्षार्थी का चंचल स्वभाव। देखिए ये परीक्षार्थी का जो चंचल स्वभाव ये बारह का मुख्य है, क्योंकि देखिए परीक्षार्थी जो एग्जाम जो बच्चे परीक्षा लिखने जा रहे हैं वो उनका स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनका स्वभाव चंचलता है, यानी कि स्थिर नहीं बैठने का, कभी इसको डिस्टर्ब करना कभी उसको डिस्टर्ब करना, तो उसमें क्या हो जाती है, आपकी परीक्षा की विश्वसनीयता क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि परीक्षार्थी के चंचल स्वभाव से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर यानी कि जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं उनके व्यवहार से वो कैसे अपना एग्जाम लिख रहे हैं। अगर अच्छे ढंग से, अगर पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से अगर अपनी परीक्षा को लिख रहे हैं तो क्या हो जाती है, आपकी परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगर वो अशांत है तो क्या होता है, उसके कारण 2-4 बच्चे और डिस्टर्ब होंगे, तो इस तरह क्या हो सकता है, परीक्षा भंग होने की संभावना होती है। और जब परीक्षा भंग होगा तो क्या होगा, आपकी परीक्षा की विश्वसनीयता घट जाती है। तो वो कहता है परीक्षार्थी का चंचल स्वभाव, यानी परीक्षा के स्थिर या चंचल स्वभाव का भी प्रभाव परीक्षार्थी के विश्वसनीयता पर पड़ता है। कब, जब परीक्षार्थी के स्थिर स्वभाव होने पर परीक्षण की विश्वसनीयता स्थिर रहती है। यानी कि अगर परीक्षार्थी यानी कि जो एग्जामिनर जो हो गया, जो एग्जाम देने वाला है, अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर अपना परीक्षा को लिख रहा है तो क्या होगा, विश्वसनीयता स्थिर रहती है। तथा अगर वह शांतिपूर्वक ढंग से नहीं होता है और अपनी स्वभाव को में चंचलता लाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, आपकी विश्वसनीयता घट जाती है। यानी कि परीक्षा की विश्वसनीयता घट जाती है, उसमें आपका परीक्षा भंग हो सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा C9 के अंतर्गत विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत हमने आपको 2 कारक बताया, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।